हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांगलिन की अब एक मॉर्टल लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी और वो इस लाइफ को जीने के लिए आ चुका होता है एक नई सिटी के अंदर, ताकि वो इस मॉर्टल लाइफ को पूरे अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर सके। वांगलिन ने एक घर भी खरीद लिया था। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन ने अपने घर के पीछे वाले एरिया के अंदर काफ़ी सारी वुड को जमा कर रखा था और वो फिर उनमें से कुछ वुड के पीसेस को उठा के रूम के अंदर ले जाता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन वुड क्रविंग को स्टार्ट करता है, क्योंकि वो ये काम अपने फादर के साथ भी किया करता था और उसे लगता है कि अब उसकी मॉर्टल लाइफ के लिए ये काम ही सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। वांगलिन वुड क्रविंग को करते हुए अपने पेरेंट्स को याद ही कर रहा था, लेकिन सडनली उसे ऐसा फील होता है कि उसके हाथ को कोई पकड़ के उससे वुड क्रविंग करवा रहा है। वांगलिन को अपने फादर का एहसास होता है, जो कि काफ़ी प्यार से उसे सिखा रहे थे और साथ ही यहाँ पर वुड क्रविंग दोनों ही मिलकर कर रहे होते हैं। वांगलिन अपने पेरेंट्स को इस मोमेंट पे हद से ज़्यादा मिस कर रहा था और साथ ही जैसे ही उसके पेरेंट्स वहाँ से गायब होते हैं तो उसे एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आने लगा था, क्योंकि उसे एक बार फिर से वही सब कुछ याद आने लग जाता है जो कि उसके साथ में हुआ था। हालांकि प्रेजेंट में वांगलिन इन सभी चीज़ों को सोचकर गुस्सा तो था ही, लेकिन उससे ज़्यादा उसको दुख हो रहा होता है इन सारी चीज़ों का और अपने फादर को खोने का। हालांकि इसके बाद वो अपने फादर की उस वुड क्रविंग को आधा कंप्लीट कर चुका था और वांगलिन के पास से काफ़ी सारा मर्डरस ओरा भी रिलीज़ हो रहा होता है। पूरे घर के अंदर ही वो मर्डरस ओरा फैल रहा था, लेकिन वांगलिन अपनी वुड क्रविंग को स्टार्ट रखता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांगलिन को काम करते करते काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन लगातार वांगलिन बस काम में ही लगा हुआ था। काफ़ी सारी कैंडल्स भी ख़त्म होती जाती हैं और वांगलिन जब यहाँ पर कैंडल को एक बार फिर से लाइटन अप करता है तब वो मुस्कुराकर उसे देखने लगा था, क्योंकि वांगलिन को अपना ये वुड क्रविंग का काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होता है। वांगलिन अपनी पूरी रात और पूरा दिन लगाकर अपनी मदर के वुड क्रविंग को कंप्लीट कर लिया था और उसे याद आ रहा होता है कि अक्सर उसकी मदर इसी तरीके से अपने हाथ में बास्केट रखा करती थी और फूड वगैरह लेके आया करती थी। जिसके साथ ही वांगलिन को याद आता है कि उसकी मदर उससे कह रही थी कि वांगलिन खाना खा लो, वक्त हो गया डिनर का। अब प्रेजेंट में वांगलिन इस सभी चीज़ों को सोच के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था और वो जो उसका मर्डरस ओरा होता है वो धीरे धीरे करके एक बीड के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा था। लास्ट में वांगलिन अल्टीमेटली अपने वुड क्रविंग को कंटिन्यू करके उसे पूरे तरीके से बनाने में कामयाब हो जाता है। वो अपने दोनों ही पेरेंट्स की वुड क्रविंग को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश और इमोशनल था और ये कह रहा होता है कि वांगलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। जिसके बाद वांगलिन इमोशनल हो गया था, तो फिर वो जो उसका मर्डरस ओरा होता है वो एक बीड के अंदर पूरे तरीके से कन्वर्ट हो जाता और वांगलिन उस बीड को उठा के देखने लग गया था और कह रहा होता है कि ये तो शायद से मेरा मर्डरस ओरा है, जो कि अब ज़्यादा कंडेंस नहीं हो सकता। जिसके बाद अब एक बार फिर वांगलिन उसी कर्विंग को देख रहा था और कह रहा होता है शादी इसलिए हुआ क्योंकि मैं अच्छे मूड में नहीं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऐसे ही करते हुए पूरे 2-3 दिन गुजर गए थे और वांगलिन यहाँ पर अपनी कर्विंग को ऐसे ही चालू रखता। अब वांगलिन एक ड्रैगन को बना रहा होता और काफ़ी ज़्यादा मेहनत उसके अंदर लग रही थी। उस ड्रैगन के अंदर सोल पावर भी आने लग जाती और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो ड्रैगन उस वुडन आइटम के बाहर को आ गया था। हालांकि इसके बाद हमें एक बच्चा देखने के लिए मिलता है जो कि सीक्रेटली वांगलिन के डोर को ओपन करता है और उसे देखने के बाद वो जो ड्रैगन था वो तुरंत ही वापस से वुडन पीस के अंदर चला जाता है। वो बच्चा आके काफ़ी ज़्यादा टेंशन में खड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसके चाचा की ये शॉप है। वो यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि ब्रदर ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इस बच्चे का नाम दानियो होता है और यहाँ पर वांगलिन की तारीफ़ कर रहा था। वो यहाँ पर वांगलिन के लिए एक बेल लेकर आया हुआ होता है और कह रहा था कि मैं आपके लिए ये बेल लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो भागकर जाता है और अब डोर के ऊपर उछल उछल के उस बेल को लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है तो वांगलिन उससे उस बेल को ले लेता है और वहीं पर हैंग कर देता है। बच्चा अब काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और वांगलिन से कह रहा होता है कि अब जब गेस्ट आएंगे तब आपको पता चल जाएगा अंकल। जिसके बाद वांगलिन मुस्कुराते हुए वापस से अपनी दुकान के अंदर देखने लगा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उसे एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा वुड क्रविंग करा हुआ पीस देता है। उसके लेने के बाद तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। इसे देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि बच्चे को यहाँ पर ट्रीजर मिल गया है और यहाँ पर बच्चा कहता है कि मेरा नाम दानियो है, वहाँ पर हमारी आयरन शॉप है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर ज़रूर आइएगा। और बच्चा यहाँ पर तुरंत ही वो टॉय लेके भाग जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था तो तुरंत ही अपने पेरेंट्स के पास में जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ये कहता है कि मॉम डैड देखिए मुझे अंकल ने ये गिफ्ट दिया है, कितना ज़्यादा प्यारा है।
जिसके साथ ही उसके फादर उससे उस वुड कार्विंग को लेके देखने लग गए थे। हालांकि इसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं और वो समझ गए थे कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो बिल्कुल भी इसको नहीं ले सकते। वो फिर वांगलिन को भी देख रहे थे जो कि अपना काम कर रहा होता है। फिर उसके फादर उस बच्चे को कूटने लग जाते हैं और फिर उसके बाद उसका कान पकड़ के कह रहे थे कि मेरे साथ चलो। उसकी मदर भी यही सब कुछ देख रही थी और फादर मारते पीटते अपने बच्चे को वांगलिन के शॉप के बाहर लेके आ गए थे और कह रहे होते हैं कि ब्रदर हमें माफ़ कर दीजिएगा, मेरा बच्चा थोड़ा सा पागल सा ही है तो ये आपका सामान उठाकर ले गया है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये एक्सपेंसिव पीस हम नहीं रख सकते, आप वापस ले लीजिए। लेकिन वांगलिन तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए ये कह देता है कि एक वुड के पीस से ज़्यादा कुछ नहीं। जिसके बाद तो यहाँ पर बच्चा वापस से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था और इस वुड के पीस से वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी नज़र आ रहा था। जिसके बाद अपने फादर से तुरंत ही उस पीस को छीन लेता और फिर वांगलिन के पीछे जाके छिप गया था। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके फादर अब हंसने लगे होते हैं और वो वांगलिन से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे क्योंकि वांगलिन ने इतना एक्सपेंसिव पीस बस ऐसे ही बच्चे को दे दिया। अब वो ये कहने लग जाते हैं कि ब्रदर वो जो दूसरी साइड देख रहे हैं आप, वही हमारी शॉप है और अक्सर खाली भी रहा करती है। अगर आपको बुरा न लगे तो प्लीज़ हमारे साथ चल के एक मील खाइए, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे हमारे पास में होममेड फ्रूट वाइन भी है जो कि मैं अक्सर ही बनाता हूँ और वो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट करती है। जिसके बाद बच्चा भी वांगलिन को मनाने लगा था और क्योंकि वांगलिन को मोटर लाइफ भी एक्सपीरियंस करनी थी इसलिए वांगलिन इसके लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बंदा वांगलिन को लेके चला गया था अपने घर में और कह रहा होता है कि हम आपके नेबर हैं, अब से आपको कोई भी परेशानी हो हमें ज़रूर से ही बताइएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन अब इनके घर में आ गया था और वांगलिन के आगे ढेर सारा खाना रखा होता है, उसके हाथ में चॉपस्टिक भी थी। लेकिन अब वांगलिन को ये नहीं समझ आ रहा था कि खाना कैसे खाए और वांगलिन ये कह रहा था कि मैं काफ़ी सालों से फास्टिंग में हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिर खाना खाया कैसे जाता है, मैं तो खाना खाना ही भूल गया। ये सीन वाकई में थोड़ा फ़नी हो जाता है जहाँ पर वांगलिन को खाना खाना ही नहीं आता। अब इन लोगों को तो पता नहीं था कि वांगलिन ने काफ़ी सालों से खाना नहीं खाया है और वांगलिन कुछ एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहा था। जिसके चलते यहाँ पर वो लेडी परेशान हो जाती है और कह रही थी कि ब्रदर ऐसा लग रहा है कि शायद आपके टेस्ट का खाना नहीं है ये। और यहाँ पर वो बंदा भी ये कह रहा था कि ब्रदर हमें माफ़ करिएगा, मील बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन वांगलिन तो यहाँ पर अब मुस्कुराते हुए कह देता है कि नहीं ये अच्छा टेस्ट करता है। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांगलिन के साथ कैसे रिएक्ट करें। लेकिन यहाँ पर वो जो मैन होते हैं तुरंत ही वांगलिन को कुछ वेजिटेबल्स भी देने लग गए थे और कह रहे थे कि ब्रदर ये जगह आपके लिए थोड़ी अनफेमिलियर है लेकिन बाद में आपको नॉर्मल लगने लगेगा और हाँ अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप हमारे पास ज़रूर से ही आइएगा। जिसके साथ वो लेडी भी बताने लग जाती है कि अगर आपको किसी डेली नेसेसिटी की ज़रूरत हो तो आप डोंगटू में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा ही सामान मिल जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी कहती है कि प्राइस भी अफोर्डेबल है। वांगलिन हाँ में हाँ मिलाते लग जाता है। लेकिन तभी उस लेडी का हस्बैंड कहता है कि हाँ वो जो शूज़ शॉप है तुम्हें लग रहा है कि वो अच्छी है, वो लोग बस काइंड हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि सामान बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बेचते हैं और रिसेंटली तो यंग मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा रिच हो गया है। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो मैन वाइन भी लेके आ गया था और कह रहा होता है कि हमारी फैमिली का एक एंसेस्ट्रल सिस्टम है और मुझे लग रहा है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी, आप प्लीज़ एक बार पीकर देखिए। जिसके बाद वांगलिन वाइन लेकर पीने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन वाइन पी के काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहा था। अब ऐसे ही करते करते 1-2 दिन निकल जाते हैं। वांगलिन अपनी वुड कार्विंग को स्टार्ट रखता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब तो दानियो वांगलिन के पास ही पड़ा रहता है क्योंकि उसे वुड कार्विंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पूछने लग जाता है कि ब्रदर आखिर ये किस तरीके का एनिमल है, और ये भी कह रहा था कि ये तो एक टर्टल जैसा लग रहा है लेकिन फिर भी कुछ अजीब सा है। जिसके बाद वांगलिन उसको देखने लग गया था तो उसके अंदर कुछ स्पिरिचुअल एसेंस एक्टिवेट होने लग जाता है। वांगलिन तुरंत ही उसको ख़त्म करता है। बच्चा थोड़ा एक्साइटेड था लेकिन वांगलिन याद करने लग जाता है इस खतरनाक से मॉन्स्टर के बारे में, क्योंकि वांगलिन का इससे पहले भी सामना हो चुका था। जिसके चलते वांगलिन ने इसे काफ़ी मेहनत में हराया था और काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लगा था। अब वांगलिन उसे बता देता है कि ये देखने में तो भद्दा सा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है ये, और ये एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंशिएंट क्रीचर है और थोड़ा क्लमसी भी लगता है बट स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद यहाँ पर वो बच्चा और भी ज़्यादा खुश हो गया था और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा होता है। वांगलिन उसे बताता है कि जो बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपने आप में काफ़ी सारी पावर को भी कंटेन करते हैं। ऐसे ही करते हुए 10 दिन बीत चुके थे वांगलिन के घर के अंदर। अब वांगलिन ने काफ़ी सारे स्टेटस को जमा कर लिया था क्योंकि वो पूरे दिनों रात बैठ के बस वुड कार्विंग ही करता रहता था। दानियो एक बार फिर से यहाँ पर आ जाता है और इस बार वो भागता हुआ आया था और कह रहा होता है कि अंकल देखिए मैं आपके लिए वाइन ले आया हूँ।
जिसके बाद वो एक बार फिर वांगलिन के पास में आके बैठ जाता है और आसपास उसे काफ़ी सारे स्टेटस देखने के लिए मिलते हैं जो उसे पसंद भी आ रहे थे। और इस बार वांगलिन ने एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी स्पाइडर बनाई थी जिसके अंदर स्पिरिचुअल ऑरा अगेन एक्टिवेट हो रहा था। तो फिर वांगलिन उसे देख रहा होता है, जिसके बाद उसे वही मोमेंट याद आ जाता है जब उसका सामना इस डीमन स्पाइडर के साथ हो गया था। जिसके बाद वांगलिन ने उसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट करके उसको हराया था। हालांकि यहाँ पर वांगलिन अब उससे यही कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट तरीके की खतरनाक क्रिएचर थे और ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है और इसकी 8 लेग्स होती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर ये बेबी उसको टच करने लगा था और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास में जा रहा होता और कह रहा था कि पापा मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसके फादर तो उसे इग्नोर ही कर रहे थे, लेकिन वो ये कह रहा था कि मेरे लिए आप एक हैमर बना दीजिए जिससे कि मैं वुड क्रविंग कर सकूं। मतलब कि ब्लैक स्मिथ का बेटा ब्लैक स्मिथ तो बनना चाहता है लेकिन वो वुड क्रविंग करेगा। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब उसके फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और कह रहे होते हैं कि बास्टर्ड कहीं के तुम सुधर जाओ, आखिर तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। जिसके बाद वांगलिन भी दानियों की इन हरकतों को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है और यही सोचता है कि आखिर ये लड़का कब सुधरेगा। हालांकि इसके बाद वांगलिन अब कुछ वक्त अपने बाहर पक्षियों वगैरह के साथ भी बिताता है और यहाँ पर वो सारे के सारे सीजन्स को इंजॉय करते हुए ये कह रहा था कि मैंने चारों ही सीज़न इन ओल्ड स्ट्रीट पर निकाल दी हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं कभी भी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के जब भी वॉरियर या फिर मॉन्क को बनाने की कोशिश करता हूँ वो बनता ही नहीं है। खैर इन सारी चीज़ों से क्या ही लेना देना, इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि वांगलिन अब ये भी कह रहा था कि मैं धीरे धीरे करके अपनी सारी मेमोरीज़ को कर्व करता जा रहा हूँ, जो कि और वांगलिन ने अपने घर के अंदर काफ़ी सारे स्टेटस अब बना के रख लिए थे। वांगलिन ये भी कह रहा होता है कि धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है इन्हें देख के कि शायद से मैं वापस अपनी उसी लाइफ को जी रहा हूँ। वांगलिन अब इस काम को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अपने ओरा को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब 3 मर्डरस ओरा के बीड बन चुके होते हैं। वांगलिन उन्हीं बीड्स को देख रहा था और कह रहा था कि जब 4 बीड भी कंडेंस हो जाएगी तो फिर उसके बाद ही ईविल स्पिरिट खुद से खुद ही ख़त्म होने लगेगी। हमें देखने के लिए मिलता है कि विंटर का समय था और अब काफ़ी सारे लोग रेगुलरली शॉप के अंदर आते हैं अपनी विजिट के लिए। लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे वांगलिन के काम को देखने के बाद और सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया करते थे। अब यहाँ पर दानियों ऐसे ही शॉप के अंदर बैठा रहता था और लोगों को आता जाता देखता था, जिससे उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और ये कह रहा होता है कि इतने सारे लोग शॉप के अंदर आ रहे हैं लेकिन खरीद तो कोई भी नहीं रहा। जिसके बाद वांगलिन उसकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि वांगलिन को पता है कि उसको पैसों से क्या ही लेना देना। वांगलिन तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए वुड क्रविंग करता है। दानियो अब डोर पर जाकर बैठ जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वांगलिन का कुछ भी सामान नहीं बिक पा रहा होता। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उठकर तुरंत ही खड़ा हो गया था। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शू ताओ की जो कैरिज थी वो वापस जा रही होती है। लोग कह रहे थे कि शू ताओ आ गया है और अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा है। वांगलिन तो अपनी वुड क्रविंग कर रहा था, तभी डोर ओपन होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर शू ताओ को रूम के अंदर लेके आ चुका था और कह रहा होता है कि ब्रदर मेरी बात सुनिए, आपको नहीं पता दे वैसे तो सिटी के अंदर ढेर सारे कारपेंटर्स हैं लेकिन आपने इस तरीके की वुड क्रविंग कभी नहीं देखी होगी। ज़रा एक बार सोचिए तो सही, ये कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, क्यों ना आप इनमें से कुछ खरीद लें। जिसके बाद शू ताओ आसपास के सामान को देखने लगा था। अब बेचारा दानियो वो तो हाथ पैर जोड़ के इस कस्टमर को लेके आया था क्योंकि वांगलिन को तो पैसों की कोई फिक्र थी नहीं। जिसके बाद वो वांगलिन के हाथ पैर जोड़ते हुए ये कह रहा था कि देखो इससे बहुत सारा पैसा लेना और तुम इसे लूट लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव सामान भी खरीद सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उसकी बात सुनता है और शू ताओ के पास ही आके खड़ा हो गया था। शू ताओ आसपास में रखे हुए सारे ही सामान को देखता है लेकिन मेनली जो उसकी नज़र पड़ती है वो उस जगन के ऊपर पड़ती है जिसे वांगलिन ने शुरुआत के दिनों में कर्व किया था। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब जैसे ही शू ताओ इसको टच करके देखता है उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी, जिसके चलते वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे को कर लेता है। तभी दानी उसे बताने लग जाता है कि जब मैंने भी पहली बार इसको छुआ था तो फिर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आई थी, फिर तो मैंने इसे दूर से देखना ही शुरू कर दिया। जिसके बाद शू ताओ भी ये भी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन उससे बातचीत कर रहा था, तभी वो कह रहा था कि ब्रदर आखिर आप इसका कितना
इतना ज़्यादा चार्ज करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे ही चीज़ है क्या, तो एक स्नेक जैसी लग रही है। लेकिन तभी दानियों, क्योंकि वांगलिन तो अक्सर ही उसे सब कुछ बताता रहता है, तो वही बीच में बोल पड़ता और कह रहा था कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक बीस्ट, यानी कि गोड के टाइम का बीस्ट है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जियालोंग है। ये सुनने के बाद तो शूताओं भी हैरान था और कह रहा था कि अच्छा ब्रदर, इसका कितना लगेगा। अब तो यहाँ पे दानियों को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि वो ये सोच रहा होता है कि अब तो फाइनली जाके वांगलिन की चांदी ही चांदी होने वाली है। अब बेचारा कस्टमर को पकड़ के लाया है तो वांगलिन अच्छा खासा प्राइस तो मांगेगा ही, लेकिन वांगलिन उसकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फेर देता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि 10 टेल्स दे दीजिए गोल्ड की। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दानियों अपने सर को पकड़ लेता और कह रहा था कि इसने अपने हाथ में आती हुई डक को ऐसे उड़ा दिया है जैसे कोई बात ही नहीं। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड टेल के बदले अब यहाँ पर वो बंदा एक पूरा का पूरा गोल्ड का पीस ही रख जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बस किसी भी हालत में इस चीज़ को अपने घर लेके जाना चाह रहा होता है। वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस थोड़े से गोल्ड को ऐसे ही सरका देता है जिसे कोई बात ही नहीं। हालांकि दानियो इससे काफ़ी इंप्रेस हो गया था कि इतनी आसानी से इसे इतना सारा गोल्ड मिल गया। शूताओं तो वहाँ से तुरंत ही चला जाता है अपने हॉर्स को लेके। हमें देखने के लिए मिलता है कि कैरिज के अंदर बैठ के वो इसी क्रविंग को देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे प्रिंस को इसे देना होगा। वो तो तुरंत ही इम्प्रेस हो जाएंगे इसे देखने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो मुझे प्रेज ज़रूर से ही करेंगे। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शूताओं तुरंत ही उस जगह पे चला गया था और जाके यहाँ पर कह रहा होता है कि प्रिंस प्लीज़ बाहर आइए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। वो यहाँ पर वेट कर रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस अब बाहर की तरफ को निकल के आ गया था। वो उस क्रविंग को देख रहा होता है और इसे देखने के बाद तो यहाँ पर वो उसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही थी। वो अपने हाथ में लेके उसे देख रहा था, लेकिन सडनली वो उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहा था। बट प्रिंस उसको संभाल लेता है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, जिसके साथ ही कह रहा था कि फादर के पास चलो। फादर इसे देख के काफ़ी खुश होंगे और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने कपड़े चेंज करके अपने फादर के पास ही चला गया था, जहाँ पर उसके फादर नृत्य देख रहे होते हैं और थोड़ा पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी हमें बायुन सेक्ट के 2 और डिसाइबल्स को दिखाया जाता है। शक्ल से ही थोड़े अजीब और चोर टाइप नज़र आ रहे थे, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि प्रिंस काफ़ी तेज़ी के साथ आ रहा था। उसके फादर ये कह रहे होते हैं कि आज ऐसा क्या हो गया जो तुम फादर को इस वक्त विजिट कर रहे हो। तभी वो अपने फादर को ग्रीट करके वो ड्रैगन दिखाने लग जाता है। उसे देखने के बाद उसके फादर उसे काफ़ी ध्यान से देख रहे थे, लेकिन तभी बायुन सेक्ट का वो डिसाइबल उठ के खड़ा हो जाता और कह रहा था कि ये तो काफ़ी अजीब है। तभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये कोई नॉर्मल सी वुड क्रविंग नहीं है, ये तो मुझे कुछ अलग लग रही है। जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे देख रहा था, बट अगेन वो भी उसको नहीं संभाल पाता। जिसके बाद बायुन सेक्ट का दूसरा डिसाइबल इसको देख रहा था और अब वो ये कह रहे होते हैं कि कर्विंग कोई नॉर्मल पर्सन ने नहीं की है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि एम्परर ये कह रहे होते हैं कि शूताओ तुम्हें इसके लिए इनाम दिया जाएगा, और साथ ही शूताओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने एक ट्रीजर जो खोज निकाला था। इसके बाद वो जो दोनों बंदे थे वही कहने लग जाते हैं कि आखिर तुमने कहाँ से ख़रीदा है ये सुनने के बाद तो शूताओ उन्हें एड्रेस बता देता है। जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर अपना काम करने के लिए आ चुके थे। वो वांगलिन के घर में रात गए चुपके से आ जाते हैं और धीरे धीरे करके वो सारे ही सामान को देख रहे थे। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सारे सामान को देखने के बाद समझ गए थे कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगह है, क्योंकि हर तरफ से ऑरा फील हो रहा था। अब वो यहाँ पे एक सामान को उठाने की कोशिश भी करता है, बट उसकी हालत ख़राब हो गई थी। जिसके बाद वो ज़बरदस्ती से ही सामान को उठाने लग जाता है और धीरे धीरे करके अपने पास में रखने लग गया था। उसके भाई के कपड़ों में तो आग ही लग जाती है, क्योंकि वांगलिन का बनाए हुए सामान का ढेर सारा ऑरा है और ये ऑरा काफ़ी ज़्यादा वियर्ड भी है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो दूसरा वाला बंदा होता है इसकी नज़र पड़ जाती है यहाँ पर एल दुआन मूजी के स्टेटस के ऊपर पड़ जाती है, जिसे वो उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऑरा ही काफ़ी था। उनकी आंखों से ऑरा निकल रहा होता है और वो स्टेटस नीचे को गिरने वाला था। हालांकि वो बंदा तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर आ गया था। अब ये दोनों ही डर जाते हैं और ये समझ गए थे कि नास एंड सोल का कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद है। तभी हमें शैन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश हो रहा था और कह रहा होता है कि बेटा जी अब तो ईविल स्टार ने आपको पकड़ लिया, आपका क्या होगा। अब मुझे भी 2 नई सोल सोलो करने के लिए मिलेंगी। अब ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और समझ गए थे कि वांगलिन बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी आई के अंदर से भी काफ़ी सारा मर्डरस ऑरा रिलीज़ हो रहा था। तो दोनों ही मिलके वांगलिन के ऊपर अटैक करने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन वांगलिन अपनी थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करता है।
हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन फिर रुक गया था और उनके मुंह पे चपेट मारने लग गया था, जिसके बाद दोनों इस ज़मीन में पड़े हुए होते हैं और वांगलिन डायरेक्टली ही कहता है कि तुम्हारा टोटल 4500 टेल्स हो गया गोल्ड की, जल्दी से यहाँ पर पैसे निकालो। अब इनके पास इतने पैसे तो थे नहीं क्योंकि खुद भी चोरी के हवाले से आए थे, तो डर जाते हैं और वांगलिन कह रहा था कि मेरे पैसे दो, लेकिन यहाँ पर दोनों कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं कि ब्रदर पहले एक बार आप हमारी बात तो सुनिए। लेकिन वांगलिन को गुस्सा आ जाता है, वो अपना सामान वापस से इनके उसी सीक्रेट प्लेस पे से निकाल के रख देता है अपनी जगह पर, और उसके बाद इन दोनों को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूँ। वो दोनों तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं और वांगलिन एक बार फिर से अपने मर्डरस ओरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और अब 4 बीट कंप्लीट हो चुके थे। वांगलिन बाहर के व्यू को भी देख रहा था और हमें देखने के लिए मिलता है कि इन लोगों ने वांगलिन के लिए काफ़ी सारा गोल्ड भी भिजवाया था ताकि वांगलिन अपना प्रीशियस सामान उन्हें दे और उसके बदले वांगलिन उनके साथ भी मिल जाए, लेकिन वांगलिन उनके ऊपर ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब पूरा का पूरा 1 साल वांगलिन ने इसी सिटी के अंदर बिता दिया था और अब न्यू ईयर था, जिसके चलते सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, हर तरफ ही काफ़ी खुशी का माहौल था। लेकिन तभी यहाँ पर दानियू आ जाता है खाना लेकर और वाइन लेके, और तभी चेयर पे बैठ गया था और कह रहा होता है कि अंकल मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। जिसके बाद वो और भी काफ़ी सारे स्टेटस को रखा हुआ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और ये कह रहा होता है कि अंकल वांग आखिर आपने कब इनको बना लिया, मैंने तो इससे पहले इन्हें कभी नहीं देखा। जिसके बाद वांगलिन कहता है कि हाँ ये मैंने रिसेंटली ही बनाए हैं और ये जो स्टेटस है ये कोई और नहीं बल्कि मेरी पूरी की पूरी फैमिली है। जिसके बाद ये और भी ज़्यादा ध्यान से वांगलिन की फैमिली को देख रहा था, जिसके बाद थोड़ी देर तक तो चुप रहता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वो ये कह रहा होता है कि अंकल मैंने सुना है कि मेरे फादर आपके लिए शादी की बात कर रहे थे दूसरी सिटी के शॉपकीपर की बेटी से, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैंने चुपके से देखा है, तो आखिर आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तभी वांगलिन बच्चे को देख रहा था कि वो उसकी कितनी फिक्र करता है और ये भी कहने लग गया था कि बेटा अंकल वांग की पहले से ही एक वाइफ है। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता कि अच्छा तो फिर मैंने पूरे साल से उन्हें क्यों नहीं देखा, अब तक तो वो मुझे एक बार भी नज़र नहीं आई है। जिसके बाद वांगलिन कह रहा था क्योंकि वो मुझसे दूर रहती है और बहुत ही जल्दी मैं उससे मिलने के लिए भी जाऊँगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन अब उसी स्टेटस को देखने लग गया था जो कि उसने मिस लू का बनाया था, और वो स्टेटस देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा था। और मिस लू दूसरी तरफ वांगलिन के लिए एलिक्सर तैयार कर रही थी और वो भी वांगलिन के बारे में सोच के काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस कर रही होती है। दूसरी तरफ वांगलिन भी मिस लू के बारे में सोच के मुस्कुरा रहा था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।